Hello friends, how are you? Welcome back to Parvez Sir classes. Today we will talk about संघवाद या फेडरलिज्म. क्या होता है संघवाद या फेडरलिज्म, इसके बारे में जानते हैं. संघवाद जहां पे दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो. संघवाद का मतलब ही होता है जहां पे दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो, तो उसे हम संघवाद कहते हैं. जैसे कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकार कहाँ होती है, हमारे इंडिया में होती है दो या दो से अधिक स्तर की सरकार. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. प्रांतीय स्तर और है केंद्रीय स्तर. यानी हमारे इंडिया में दो स्तर की सरकार है, प्रांतीय स्तर, केंद्रीय स्तर की सरकार है और स्थानीय स्तर की भी सरकार होती है. जो मेन है वो दो तरह की है, प्रांतीय स्तर और केंद्रीय स्तर. तो प्रांतीय स्तर की सरकार कौन सी होती है, जो स्टेट लेवल पे हो, जो क्या हो, स्टेट लेवल पे हो, लेवल पे हो. और केंद्रीय स्तर का मतलब होता है जो सेंट्रल लेवल पर हो, जो कौन से लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पर. जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं. प्रांतीय स्तर की सरकार इंडिया में किसकी है, आम आदमी पार्टी की है, आपकी है. और जब हम केंद्रीय स्तर पर देखते हैं तो इंडिया में किसकी सरकार है, सेंट्रल लेवल पर भाजपा की है, बीजेपी की है. यानी कि जो आम आदमी पार्टी की किसकी है, अरविंद केजरीवाल जी की है. और जब हम सेंट्रल लेवल पर देखते हैं तो किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की है. तो ये मैंने बता दिया आपको कि दो स्तर की सरकार होती है, एक होती है स्टेट लेवल पर और दूसरी होती है सेंट्रल लेवल पर. जैसे कि हमारी इंडिया में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कौन से लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है. और जो बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल लेवल पर है. तो ये हो गया हमारा संघवाद. ये तो बता दें मैंने आपको संघवाद. और संघवाद कहाँ कहाँ होता है, यानी फेडरलिज्म से मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया है आपको, और भी कंट्रीज है. तो कहाँ कहाँ होता है फेडरलिज्म, यूएसए में होता है, कनाडा में है फेडरलिज्म, और एक हमारे इंडिया में है, इंडिया में जहाँ पे दो या दो से अधिक स्तर की सरकार है. तो ये इसके एग्जाम्पल है. आगे बढ़ते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है फेडरलिज्म की, आपको मैंने रफली तो बता दिया, लेकिन जो एग्जाम में लिखना है जो डेफिनेशन वो समझते हैं. संघवाद यानी कि संघवाद किसे कहते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, संघवाद संस्थागत प्रणाली. यानी क्या है, जो संघवाद है वो एक प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है. जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मतलब है प्रांतीय स्तर की सरकार है और केंद्रीय स्तर की सरकार है. इसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार होती है जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरी केंद्र स्तर की सरकार होती है. जो केंद्र स्तर की जो सरकार होती है वो क्या होती है, अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है. स्वायत्त का मतलब ये है कि अपने जो निर्णय लेती है अपने क्षेत्र के या राष्ट्र के बारे में, जो भी निर्णय लेती है उसमें क्या होती है, स्वतंत्र होती है उस निर्णय लेने में. उसमें जो राज्य सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो वो होती है केंद्र सरकार. जैसे कि हमारे इंडिया में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दे रखी है कंपेयर टू राज्य स्तर की सरकार के. कुछ संघीय क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है. मतलब कुछ संघीय क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पे फेडरलिज्म है जिन कंट्री में, तो वहाँ पे क्या होती है कि दोहरी नागरिकता मिलती है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का, जहाँ पे 50 स्टेट्स है
और इंडिया का एग्जाम्पल ले, इंडिया नहीं है, दोहरी नहीं ले सकते, इसमें सिर्फ एक नागरिकता है इंडिया में, जो कि 28 है इंडिया के पास स्टेट्स है। स्टेट्स। अब जैसे हम यूएसए का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें क्या है, दोहरी नागरिकता है, यानी यूएसए जो पूरा कंट्री है उसकी नागरिकता तो मिलती है वहाँ के नागरिकों को, और जो स्टेट की भी नागरिकता उनको मिलती है। तो इसलिए बोला है कुछ जो संघीय क्षेत्रों में यानी जो फेडरलिज्म कंट्री है उसमें क्या मिलती है, दोहरी नागरिकता व्यवस्था होती है। पर इंडिया में जब हम देखते हैं तो हमें एक हरी नागरिकता मिलती है, यानी एक नागरिकता मिलती है। जैसे कि एज अ इंडियन हम बोलते हैं कि मैं इंडियन हूँ, तो हमें सिर्फ एक नागरिकता मिलती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सशक्त केंद्रीय को क्यों शक्तिशाली बनाया, मतलब क्या रीज़न है कि जो हमारे इंडिया में 2 लेवल्स की सरकार है, गवर्नमेंट है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल बना रखा है कंपेयर टू स्टेट लेवल के मुकाबले। तो क्या रीज़न है, तो वैसे हम समझते हैं, इसे थोड़ा रफली समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम स्टेट लेवल के देखते हैं 28 स्टेट्स है, और 28 स्टेट में जो सब लोग क्या है, डाइवर्सिटी है, सब में डाइवर्सिटी है, यानी हर स्टेट के लोग अलग अलग कल्चर को अपनाते हैं। यानी पंजाबी लोग अलग हो गए यहाँ पे, जैसे कि यूपी के लोग अलग हो गए, तमिलनाडु के लोग अलग हो गए। तो सबकी जो कल्चर है और हम जब उनके धर्म को देखते हैं तो वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हम स्टेट्स को ज़्यादा शक्ति दे दें तो क्या होगा, तो वहाँ की सरकारें क्या करेंगी कि जो स्टेट लेवल पर ही क्या करेंगी, स्टेट लेवल पर ही क्या करेगी, कानून बनाएगी, सिर्फ स्टेट लेवल पर ही वो सोचेगी कि इनका भला हो, वो पूरे कंट्री के बारे में नहीं सोचेगी। फिर वो सोचेगी कि सिर्फ स्टेट लेवल पर ही कानून बनाया जाए, लोगों के हितों के बारे में सोचा जाए, सिर्फ अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचा जाए, ना कि अन्य के बारे में। तो इसलिए हमारे देश में जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्तिशाली बना रखा है, ताकि वो भेदभाव ना करे, जो पूरे 28 स्टेट्स है सबको समाहित करे, यूनियन बनाए और सबके बारे में समान फैसले ले जो सबके हित में हो। तो इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो देखते हैं हम। देखते हैं, भारत में सशक्त केंद्रीय के निम्नलिखित कारणों शक्तिशाली से बनाया गया है। तो क्या कारण है वो बताएंगे। निम्नलिखित कारण है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। जैसे कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, वहाँ पे अलग अलग धर्म, लिंग, भाषा, वंश के लोग रहते हैं, तो एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर केंद्र की जो सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा तो क्या होगा, वो सबके बारे में सोचेगी, वो सिर्फ एक स्टेट के बारे में नहीं सोचेगी, एक रिलीजन के बारे में नहीं सोचेगी, बल्कि सब पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेगी। जो भी कानून बनाएगी वो पूरे राष्ट्र के समुदायों को देखते हुए, उनकी इच्छाओं का ख्याल करते हुए बनाएगी। तो इसलिए बताया गया है कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि खंडता ना हो, यानी कि वो अलग ना हो, सब मिलजुल कर रह सके, उसकी रक्षा करने के लिए जो हमारी जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। राष्ट्र की समस्या गरीबी और निरक्षरता के लिए देश के समन्वय विकास के लिए, यानी राष्ट्र की समस्या, यानी हम जब देखते हैं इंडिया को पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो दूसरे नंबर पे आता है। इंडिया दूसरा कंट्री है जो विश्व में दूसरे लेवल पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। यानी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब किसी देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, गरीबी देखते हैं और निरक्षरता देखते हैं। निरक्षरता का मतलब है कि जहाँ एजुकेटेड लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं फैला रखा है ज़्यादा। जहाँ पे गरीबी होगी तो शिक्षकता दर तो जो कमी होगी के लिए देश के सामने विकास के लिए, यानी इसलिए बोला है कि केंद्र को इसलिए सशक्त बना रखा है, ज़्यादा शक्तिशाली बना रखा है, ताकि राष्ट्र की जो गरीबी है और निरक्षरता है यानी कि जो शिक्षा है उसको जो कमी है, जो शिक्षा दर कम है, उसको क्या कर सके, समन्वय यानी कि बैलेंस बनाने के लिए जो
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, विभिन्नताओं में एकता को बनाए रखने के लिए, जैसे कि जो हमारी कंट्री इंडिया है और डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग धर्म जाति लिंग के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर अपनाते हैं, तो उनमें एकता बने रहे। क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी है, यानी कि सबके विचार यानी सोच मान्यताएं जब अलग अलग होती है तो क्या होती है, लड़ाइयाँ होती है ज़्यादातर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ है, क्योंकि क्या हुआ था, डाइवर्सिटी थी। मुस्लिम जो लोग थे वो अलग मांग कर रहे थे अलग कंट्री के लिए। तो इसलिए जो हमारे देश में इससे सबक लेकर हमारे देश ने क्या करा है कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया है, ताकि जो विविधताओं में एकता, यानी कि जो अलग अलग धर्म के लोगों को साथ मिलाया जा सके या तालमेल बनाया जा सके। इसलिए हमारे देश में जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्ति दे रखी है। तो इसका यही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। आगे है संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता। जब हम फेडरलिज्म सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ विशेषता तो होगी, तभी तो हमारी कंट्री यानी इंडिया ने इसको अपनाया, और भी कंट्री जो है वो अपनाती है, जैसे यूएसए ने अपनाया, कनाडा ने अपनाया, तो कुछ तो इसके अंदर विशेषता या गुण होगी, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। संस्थागत प्रणाली मतलब कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल यानी जो दो या दो से अधिक स्तर की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो जैसे कि प्रांतीय स्तर की होगी और सेंटर होगी, यानी कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होगी, जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है। यानी दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, मैंने आपको बताया प्रांतीय स्तर की है और केंद्रीय भी है, और तीसरी भी है हमारी जो स्थानीय है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो है वो प्रांतीय और केंद्र को ही मान के चलते हैं। स्थानीय लेवल की भी है, जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं या स्थान है उसकी समस्याओं को सुलझाव करती है। तो जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूएस है वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, यानी स्टेट लेवल पे उनको नागरिकता दी जाती है, और पूरे कंट्री के हिसाब से देखें तो हमें उनको भी फिर भी कंट्री के हिसाब से भी नागरिकता दी जाती है और स्टेट लेवल पे भी दी जाती है। तो ये दोहरी नागरिकता। लेकिन इंडिया में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक हरी यानी एक नागरिकता है, बस इंडियन, ठीक है, ये हो गया। पर भारत में एक हरी नागरिकता है, और इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। तो अगर जहां आप देखेंगे कि लोगों को दो दो नागरिकता मिल रही है, एक स्टेट लेवल पे मिल रही है और पूरे देखें राष्ट्र के लेवल पे भी मिल रही है, तो इससे क्या होगा, उनको दोहरी पहचान मिलेगी, जो आइडेंटिटी होगी उनकी दो होगी, ठीक है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी, मतलब कि उनके जो क्षेत्र है यानी कि जो प्रांत है यानी स्टेट्स है, तब उनको भी क्या दिया जा रही है, नागरिकता दी जा रही है, और राष्ट्र के स्तर पर भी उनको नागरिकता दी जा रही है। तो ये हो गया संघात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता ये हो गई। आगे और पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। इसका है दोहरी शासन की विस्तृत रूपरेखा। विस्तृत रूपरेखा से मतलब है कि इसको जो जिसकी जानकारी है जो पूरी तरह से विस्तृत रूप से बताई गई है, अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो संविधान है वो क्या है, एक दस्तावेज के रूप में है जिसमें सारे एक देश के जितने भी कानून हैं जो किसी भी राष्ट्र को चलाने में मदद करता है वो उसमें लिखे गए हैं। यानी कि दोहरे शासन क्या है यहाँ पे, यानी कि दो सरकार का होना, यानी एक तो है हमारी स्टेट लेवल पे है गवर्नमेंट और एक है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है। तो उसके बारे में किसमें बताया गया है, तो उनकी शक्तियों के बारे में किसमें बताया गया है, उनके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सब बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं हम।
यह संविधान सर्वोच्च होता है, यानी कि जब हम किसी देश की संविधान यानी इस दस्तावेज का जिक्र करते हैं तो वो क्या है, मेन है, क्योंकि ये मेन ढांचा है जिसका इस्तेमाल करके तो हम रूल और रेगुलेशन का पालन करते हैं। और जो लेवल्स की जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे तो हम 3 भी बोल सकते हैं, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी पावर्स, उनके क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, किन किन क्षेत्रों में ये अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से इनके अधिकार क्षेत्र हैं, तो ये कौन बताता है, ये हमारा संविधान बताता है। जैसे कि और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो स्रोत भी यानी कि संविधान में ही बताया गया है कि इनकी शक्तियाँ क्या है। जैसे हम प्रांत लेवल पे देखते हैं तो कृषि क्षेत्र हो गया, पशुपालन के जो अधिकार क्षेत्र हो गए, स्वास्थ्य से रिलेट हो गए किसी स्टेट के, तो वो अधिकार क्षेत्र वो प्रांत के होते हैं, यानी कि उनको हैंडल कौन करता है, जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो हैंडल करती है। जब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार का क्या काम है यहाँ पे, तो हम देखते हैं जो बड़े बड़े मामले होते हैं यानी प्रतिरक्षा, यानी कि सैनिकों के जैसे मामले होते हैं, युद्ध जैसे मामले होते हैं, या सामानों को खरीदना होता है, औजारों को खरीदना होता है दूसरे कंट्री से, या बाहर की कंट्री के जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े नेता जब यहाँ पे आते हैं तो किससे बात करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं यहाँ के, तो वो सब केंद्र सरकार की शक्तियाँ हो गई, यानी केंद्र सरकार के पास है वो पावर्स। या मुद्रा से रिलेटेड पावर ले सकते हो आप, मुद्रा से रिलेटेड जैसे कि आप देख सकते हो नोटबंदी का एग्जांपल ले सकते हो, तो वो किसने करा है, वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं हुआ है, वो हुआ है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट से हुआ है। यानी कि जो बड़े बड़े कानून बनाना हो, या राष्ट्र के हितों के बारे में सोचना हो, या मुद्रा से रिलेटेड कुछ फैसले लेना हो, तो वो कौन देखती है, केंद्र सरकार देखती है। तो वो सब जो शक्तियां हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, जैसे कि 3 सूची है हमारे संविधान में दे रखी है। कौन कौन सी सूची हो गई, राज्य सूची है जो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, राज्य सूची हो गई, केंद्र सूची हो गई, और समवर्ती सूची है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है। ये समवर्ती सूची, और एक और सूची है जो अवशिष्ट सूची है, जो कि उस टाइम एडप्ट नहीं की गई थी, लेकिन जब साइबर क्राइम आया था तब हमने एडप्ट किया था। तो वैसे तो हमने 3 सूची मेन रख रखी है। तो इनके बारे में किसने बताया, ये जो है वो संविधान में इनके प्रावधान दे रखे हैं, संविधान ने बता रखा है किस किस के कौन कौन से अधिकार क्षेत्र है। तो आगे पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व किसके पास है, संघीय और या केंद्रीय सरकार, यानी संघ, अगर यहाँ पे संघीय गवर्नमेंट का इस्तेमाल करें या केंद्रीय सरकार का इस्तेमाल करें तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। जब हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के विषय जो राष्ट्र के महत्व के लिए हो, ना कि स्टेट के लिए हो, ना एक समुदायों के लिए हो, जो कि पूरे देश के लिए हो, वो जो हित होते हैं वो कौन देखता है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट देखती है। जैसे कि प्रतिरक्षा यानी कि हथियारों को लेके आना दूसरे देश से खरीदना हो गया, या युद्ध जैसे मामले हो गए, वहीं मुद्रा से रिलेटेड मामले हो गए, तो वो कौन देखती है, केंद्र सरकार देखती है, यानी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट देखती है। तो उन सबका उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास छोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण, जैसे कि आप देखते हैं कि जहाँ पे इंडिया में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। अगर दोनों अलग अलग है, केंद्र भी है वहीं और राज्य भी है, इनके बीच में टकराव तो होता ही होगा, क्योंकि केंद्र की अलग अलग मान्यताएं, कानून बनाना होता है, यानी कि जो केंद्र सरकार अलग सोच रही हो किसी कानून के बारे में, तो वहीं राज्य सरकार कहीं कुछ अलग सोच रही हो, तो वो हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं केंद्र जो सेंट्रल लेवल पे आप गवर्नमेंट दे सकते हैं तो किसकी है, बीजेपी की है, और राज्य पे जो देख सकते हो दिल्ली का हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, तो आम आदमी पार्टी की है। तो इनकी जो कुछ कानून हो गया या किसी कानून में ये कुछ एडअप करना चाहते हैं, तो वहीं वो केंद्र सरकार उस फैसले को माने ना, तो यानी कि दोनों की जो
मान्यताएं वो अलग अलग भी हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है, यानी कि केंद्र सरकार कुछ और मांग कर रही हो तो वहीं राज्य सरकार कुछ और मांग कर रही हो, तो इन दोनों के बीच में तनाव तो उठेगा ही। तो वो तनाव क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो विभिन्न राज्यों दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। हमें स्वायत्तता का मतलब क्या है वो देखते हैं हम। स्वायत्तता का मतलब है कि निर्णय लेने में स्वतंत्र होना, यानी कि स्वायत्तता का मतलब क्या है, स्वयं यानी खुद ऐसे निर्णय लेना, स्वयं निर्णय लेना जो किसी का हस्तक्षेप ना हो, यानी कि कोई उसमें अड़ंगा ना लगाए। ठीक है, तो वो है स्वायत्तता का मतलब। जैसे केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उसके पास क्या है, अधिकार है, तो पावर से कंपेयर टू स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के, तो वो स्वायत्त है अपने निर्णय लेने में। लेकिन जब हम सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को देखते हैं, जब कोई जैसे स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है कोई कानून बनाती है, तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करती है कि क्या चीज़ एडप्ट करनी है और क्या नहीं करनी है, इसमें क्या क्या संशोधन हो सकते हैं। तो वो है ये स्वायत्तता का मतलब। स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है, तो विभिन्न राज्यों में स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। कभी कभी इन मांगों के पीछे ये इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए। मतलब कि स्वायत्तता का मतलब ये है कि स्वयं का निर्णय, स्वयं की सत्ता, यानी जो खुद अपना निर्णय ले सके, स्वायत्त होके, स्वतंत्र होके। तो कभी कभी क्या होता है कि जो राज्य सरकार है वो मांग करती है कि उनको भी अधिकार देने चाहिए। जैसे कि राज्य सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए गए। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मामले हैं, विदेशी मामले हो गए, प्रतिरक्षा, मुद्रा या बजट जैसे मामले, जो बड़े बड़े मामले हैं, वो किसको दे रखा है, वो दे रखा है केंद्र सरकार को। तो राज्य ये मांग कर रहा है कि उसको सिर्फ स्टेट के जो कुछ अधिकार हैं वो दे रखे, पर उसमें भी जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है। तो इसलिए राज्य सरकार इससे थोड़ा दुखी रहती है कि उनको भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, कि जो शक्ति का जो विभाजन है वो सही प्रकार से होना चाहिए। तो इसमें लिखा है शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज़्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाए। जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, तो वो राज्य भी ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी ऐसे अधिकार देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार उन पर हावी होती है और वो अपने जो कानून बनाना है तो उसके लिए स्वायत्त नहीं हो पाती है। तो इसलिए राज्य भी मांग कर रहा है कि हमें जो अधिकार है, जो महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, यानी कि जो आय के जो साधन होने चाहिए। जो कि आप देखते हो कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उनके पास जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज पे किसको अधिकार दिया रखा है, तो रिसोर्सेज पे किसका अधिकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। जैसे कि आय के स्वतंत्र साधन, जैसे बजट हो गया या मुद्रा से रिलेटेड जितने भी अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए दस्तावेज प्रकाशित किया। मतलब कि पश्चिम बंगाल ने बोला, उन्होंने भी वामपंथी सरकार ने मांग करी है कि जो राज्य सरकार को क्या देना चाहिए, ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। स्वायत्तता की मांग, स्वायत्तता की मांग का तीसरा जो पहलू है वो प्रशासकीय शक्ति है। प्रशासकीय शक्ति क्या है यहाँ पे, यानी प्रशासकीय शक्ति से मतलब है गवर्नमेंट। तो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी है, लेकिन प्रशासकीय शक्ति में हम स्थानीय लेवल की गवर्नमेंट को भी देख सकते हैं। इससे बताया गया है कि जो प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है, विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्र नियंत्रण से नाराज है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रखी है, चाहे वो जो स्थानीय लेवल पर गवर्नमेंट हो उसके मामले में हस्तक्षेप करना हो, वही राज्य सरकार है, जो राज्य लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके कामों में हस्तक्षेप करना, तो वो किसका काम है, वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है। तो इस कारण जो प्रशासनिक लेवल पे जो गवर्नमेंट जैसे कि हो गई स्थानीय गवर्नमेंट हो गई और प्रांतीय गवर्नमेंट जो है वो नाराज रहते हैं, क्योंकि जो
सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, और कानूनों में हो गया या विदेशी मामलों से लेकर मुद्रा तक सब में कौन सी सरकार हस्तक्षेप करती है? सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट करती है। तो उन्होंने स्वायत्तता की मांग रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है अंतर्राज्य किसे कहते हैं। अब इसको देखकर ही लगता होगा अंतर्राज्य मतलब कि जो राज्य के अंदर। तो आप जैसे जानते हैं कि राज्यों के अंदर भी बहुत से विवाद उठते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि अंतर्राज्य किसे कहते हैं। आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें एक सीमा विवाद है, मतलब राज्यों के बीच में भी क्या है, विवाद उठते हैं, जिसमें सीमा विवाद को लेकर हो गया, यानी बॉर्डर्स के ऊपर हो गया। राज्यपाल पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। जो राज्यपाल है, राज्यपाल अलग अलग स्टेट है, तो हर स्टेट क्या करते हैं कि उनके जो सीमा है जो उनकी, ये अगर किसी एक स्टेट की सीमा है, ये दूसरा स्टेट है, तो ये स्टेट दूसरे स्टेट पर अपना दावा थोपते हैं कि हमारा एरिया ये भी है। या पड़ोसी देशों का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, या पड़ोसी राज्यों का एग्जाम्पल ले सकते हो। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि 28 स्टेट्स है, तो उसमें क्या बताया गया है, भाषा के आधार पे बताया गया है, क्योंकि हर किसी ने अपनी अलग अलग मांग रखी है। जैसे कि पंजाब अलग स्टेट हो गया हमारा, दिल्ली हो गया, जैसे कि ठीक है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तो ये अलग अलग भाषा के आधार पे तो रखा गया है इसको अलग अलग। तो उस हिसाब से उसकी सीमा क्षेत्र तय कर दिया कि आपका एरिया बस यहाँ तक है। लेकिन कभी कभी कुछ राज्य में ऐसे विवाद उठ जाते हैं कि वो मांग करने लग जाते हैं कि दूसरे के राज्य में भी जो सीमा है यहाँ की वो आगे बढ़ा लेते कि नहीं हमारा क्षेत्र ये भी है। तो ऐसे विवाद भी उठते हैं, ऐसे विवाद उठते हैं। तो भाषा आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा भाषा वाले लोग रहते हैं। विवाद को केवल भाषा आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल लेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, रहते भी हैं, जॉब्स के लिए भी आते हैं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पंजाबी है, ठीक है, तमिलनाडु से आया है, कोई कर्नाटका से आया है। तो ये जो बोला गया है कि जो भाषाई आधार पर उसका बंटवारा कर रखा है कि ये स्टेट पंजाब का हो गया क्योंकि यहाँ पे पंजाबी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि पंजाब में और स्टेट के जो लोग हैं यानी अन्य स्टेट के लोग भी आते हैं। तो विवाद को केवल भाषा आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता, सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना मामला ले रखा है कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो विवाद हुआ था सीमा को लेकर, तो ये बता रखा है अंतर्राज्य सीमा विवाद में। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं। अब जैसे कि हम अपने संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं, हम संघवाद के बारे में पढ़ रहे थे, यानी संघवाद जो क्या है जो संविधान के पहले अनुच्छेद में दिया गया है संघवाद के बारे में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन हमारे भारतीय संविधान की भी विशेषताएं हैं, गुण है जो हमने इसे अपनाया है। तो वो पढ़ते हैं हम 4 विशेषताएं जिसमें प्रदेश सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जब हम सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को देखते हैं और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को देखते हैं तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है कंपेयर टू स्टेट लेवल के। तो अब यहाँ पे बोला है शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि संविधान में क्या प्रावधान कर रखा है कि जो शक्तियों का बंटवारा, यानी शक्तियों का बंटवारा तो होना ही चाहिए कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, किसके कौन से क्षेत्र हैं और किसके कौन से क्षेत्र नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, तनाव की स्थिति हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है और देश में शांति नहीं हो सकती। तो इसलिए संविधान में ये शक्तियों का बंटवारा कर रखा है कि किसके कौन से क्षेत्र है, यानी कि केंद्र सरकार के कौन से क्षेत्र है, राज्य सरकार के कौन से क्षेत्र हैं, तो वो बता रखा है संविधान में। संविधान के अनुसार 3 सूचियां जारी कर रखी है, यानी कि शक्तियों के बंटवारे के लिए संविधान ने 3 सूची कर रखी है। मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सी सूची है, पहली है केंद्र सूची है, दूसरी जो है राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। तो इन सूचियों में क्या बता रखा है कि किसके कौन से अधिकार क्षेत्र है। जैसे संघ
इसमें बोल रखा है 3 सूचियां, संघ सूची है, केंद्र सूची है और राज्य सूची है। तो कौन कौन सूची है? संघ होगी यानी केंद्र सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूची बनाई गई है। इन सूचियों में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण विषय किसको दे रखे? संघ सूची में है सबसे महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण विषय यानी मामले बोल सकते हो आप, उसमें दे रखा है केंद्र सूची में। केंद्र सूची किसके पास होती है, किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आती है, ठीक है। ये बता रखा है शक्तियों के बंटवारे में। इसके अतिरिक्त जो विशेष या अवशेष शक्तियां हैं, यानी ये अवशेष शक्तियां क्या है? अवशेष शक्ति का मतलब है जो संघ सूची में ना हो, जो राज्य सूची में ना हो और समवर्ती सूची में जो मामले ना हो, विषय ना हो, उसे अवशेष शक्तियां कहते हैं। जैसे कि जो संविधान है वो, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों ही है, यानी कि जो भारत का संविधान है वो जीवंत है, यानी कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे जैसे नए नए विषय आते हैं तो उसमें जुड़ते जाते हैं, वैसे ही अवशेष सूची को भी जोड़ा गया है। उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है अवशेष सूची आगे। केंद्र के पास और केंद्र अधिक शक्तिशाली है। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारों, राज्य और केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति है। जैसे मैंने आपको बताया 3 सूची है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। आप केंद्र सूची में तो केंद्र का अधिकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है यानी राज्य सूची में स्टेट सरकार की, जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसका अधिकार है। तो उसमें बोला गया है कि जो 3rd लेवल की जो सूची बनाई गई है यानी समवर्ती, तो वो किसके लिए है? वो है केंद्र सूची में जिसके मामले अधिकार क्षेत्र किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये दोनों गवर्नमेंट समवर्ती सूची में हकदार है, यानी कि उनके भी अधिकार है। दोनों के अधिकार समवर्ती में है, लेकिन केंद्र में सिर्फ सेंटर क्या है और राज्य में सिर्फ स्टेट के अधिकार है। तो समवर्ती में किसके अधिकार है? सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का, ठीक है। परंतु विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून लागू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे संविधान में सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना रखा है, तो उसमें बताया गया है कि जो समवर्ती सूची है उसमें तो दोनों का अधिकार बता दिया कि दोनों के राइट्स है कि इसमें काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं किसमें? समवर्ती सूची में। लेकिन लास्ट में क्या बोला है कि अगर किसी मामले में दोनों के बीच में विवाद उठ जाता है किसी कानून को लेकर, वैसे समवर्ती सूची में तो दोनों के अधिकार है, लेकिन किसकी ज़्यादा चलेगी? वो चलेगी केंद्र सरकार की। यहाँ पे किसकी चलेगी? केंद्र सरकार की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, क्योंकि हमारे संविधान में जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसको पावरफुल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान के संशोधन में कुछ विशेष धाराओं में राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है, यानी संविधान के संशोधन में भी जो कुछ धाराएं हैं तो उसमें राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति भी ज़रूरी है, परंतु संशोधन प्रस्ताव केवल संसद में ही पेश किए जा सकते हैं। जैसे सबसे बोला है कि संविधान में संशोधन होना है कि जो कुछ विशेष धाराएं हैं वो राज्य विधानसभाओं को भी की भी स्वीकृति लेनी चाहिए, ज़रूरी है, यानी कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या पक्ष है या वो क्या चाहते हैं कि उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए, तो वो राज्य विधानसभाओं को दे रखा है, ठीक है। परंतु संशोधन यानी कि चेंजेस लानी है वाले प्रस्ताव में केवल संसद में ही पेश किए जा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो संसद है उसमें क्या होता है, कानून बनता है, राज्यसभा से होते हुए लोकसभा में जाते हुए राष्ट्रपति के पास जाता है कोई भी कानून, तो उसमें क्या बोला है कि संसद में ही पेश किया जाएगा। लेकिन जो पूरी तरह से संशोधन होगा या कानून बनेगा तो संसद में ही होगा। जो सरकार के अंग है और सरकार के अंग की स्वीकृति लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में सबको अलग अलग शक्ति दे रखी है, तो सबकी अलग अलग सोच होती है, विचार होते हैं, तो अलग अलग सुझाव
बताते हैं, लेकिन जो संशोधन होगा कहाँ पे, संसद में ही होगा वो। राज्य विधानसभाओं में कोई संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति लेनी ज़रूरी है कोई भी कानून बनाने में या कोई संशोधन करने में, बट जो संशोधन होगा वो संसद में होगा, लेकिन विधानसभाओं में कोई संशोधन नहीं होगा, राज्य विधानसभाओं में संशोधन नहीं होगा, वो सिर्फ संसद में होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्तियां सारे विदेश में हो सकती है, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं की जो अधिकारियों की नियुक्ति होगी वो विदेशों में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान में 3 सूचियां, जैसे मैंने बताया कि जो भारत का संविधान है उसमें ये सब प्रावधान रखे गए हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग जो सरकार के अंग है उनके अधिकार क्षेत्र रखे गए हैं, उनकी पावर्स रखी गई है। वैसे संविधान में 3 सूचियां बता रखी है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, उसमें 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बता रखा है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। तो उनके बीच में शक्तियों के बीच तनाव ना रह जाए, क्षेत्र के लिए तनाव ना रह जाए, इसलिए संविधान ने 3 सूचियों के जरिए उनके अधिकार क्षेत्र तय कर रखे हैं। तो कौन से ये पढ़ते हैं हम। फर्स्ट है संघ सूची। संघ सूची को आप केंद्र सूची बोल सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो कौन कौन से मामले विषय हैं, तो वो पढ़ते हैं हम। इसमें शामिल है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब हो गया हथियारों को खरीदना, उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे खरीदना है, तो वो सब किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। परमाणु ऊर्जा, जैसे कि हम परमाणु ऊर्जा हो गया या हथियार हो गए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करती है। विदेशी मामले हो गए या बाहर के इंटरनेशनल जो मामले होते हैं, किसी से बाहर के देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से बातचीत करना हो, तो वो विदेशी मामलों में क्या है, किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। युद्ध शांति, यानी युद्ध को लेकर शांति, वैसे मामलों का युद्ध छिड़ जाए 2 देशों के बीच में, तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो सुलझाती है। बैंकिंग हो गया, बैंक से रिलेटेड, रेलवेज, डाक हो गया, वायु सेवा हो गई, बंदरगाह हो गए, व्यापार से रिलेटेड, विदेशी व्यापार कैसे करना है, किन देशों के साथ करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। मुद्रा यानी कि पैसों से रिलेट हो गया, इन विषयों में सिर्फ केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है, यानी कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो गई या केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है इन मामलों में। फिर नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची क्या है, राज्य सूची का मतलब है राज्य। अब यहाँ पे राज्य दे रखा है, तो यानी कि जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी उसका अधिकार क्षेत्र है ये, मतलब वो इस अधिकार क्षेत्र में काम करेगी बिना इस क्षेत्र में दखल अंदाजी किए। लेकिन जो ये गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, इनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है कि ये गवर्नमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि जो हमारे देश में ज़्यादा प्रायोरिटी इस गवर्नमेंट को दे रखी है, यानी कि संघ सूची यानी केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं। इसमें शामिल विषय जैसे कि कृषि हो गया, कृषि मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी मामले हो गए, या पुलिस हो गया, पुलिस ऐसे हो गए जैसे कि हर स्टेट है, 28 स्टेट में हर जगह अलग अलग स्टेट है। पंजाब हो गया, वहीं यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो मध्य प्रदेश हो गया, तो वो अलग अलग स्टेट में क्या है, तो प्रशासन भी तो अलग है ना, पुलिस, तो उसके मामले कौन देखेगा, वो वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी। तो उसमें तो ये मामले किस में रखे गए हैं, ये मामले रखे गए हैं स्टेट लेवल पे लिख रखे गए हैं। जैसे जलखाना हो गया, थाने वगैरह हो गए, शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हो गया, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य टॉयलेट वगैरह के लिए हो गया, ठीक है, उसकी स्वच्छता हो गई, गंदगी मची हुई है कहीं उसको साफ सफाई कराना हो गया, तो वो स्टेट लेवल की, जो हर स्टेट लेवल की अपनी अपनी गवर्नमेंट उसको देख रेख करती है। जैसे भूमि हो गया, जो भूमि से जुड़े हुए मामले हो गए, शराब से रिलेटेड कि कहाँ पे शराब की दुकानें खोलनी है, कहाँ नहीं खोलनी है, तो वो मामले भी कौन देखता है, वो देखता है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। और वाणिज्य व्यापार से हो गया, यानी स्टेट लेवल पे जो हो, पशुपालन हो गया, मतलब किन किन पशुओं का पालन किया जा सकता है, जानवरों का। प्रादेशिक हो गया,
जो प्रदेश से रिलेटेड हो, लोक सेवा हो गई, लोगों की सेवा से रिलेटेड हो गए। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका जो ये विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, परमाणु जैसे बड़े बड़े जो विषय हैं उस पर किसका अधिकार है? केंद्रीय विधायिका का है कानून बनाने का अधिकार। वहीं जहाँ छोटे लेवल पे हो गया, यानी स्टेट लेवल पे जब हम ये इन अधिकारों को देखते हैं, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखते हैं, शराब देखते हैं, वाणिज्य व्यापार देखते हैं, तो इसमें किसका अधिकार हो गया? वो हो गया प्रांतीय विधायिका का। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन किस किन के अधिकार आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं जहां केंद्र के भी अधिकार हो, ये केंद्र की जो सरकार है वो भी इन अधिकार क्षेत्रों में आते हैं, और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी इन अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र, से शिक्षा हो गया। अगर शिक्षा को लेकर कोई कानून बनाना है तो दोनों सरकार जो है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट क्या करेगी? बातचीत करेगी, तब जाके वो क्या करेगी? कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में ये कृषि हो गया, भूमि हो गए, क्या अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण करना हो, संपत्ति वगैरह के जो मामले हो गए, और एक मजदूर संघ समानों में मिलावट, जैसे मजदूर संघ जैसे मामले हो गए, गोद लेना, उत्तराधिकार, केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर क्या करेगी? कानून बनाएगी। तो ये दोनों मतलब विधायिका बनाएगी। तो दो विधायिका बताया मैंने, हमें प्रांतीय स्तर की विधायिका है, विधायिका कानून बनाएगी, और केंद्र की भी, प्लस केंद्र। ठीक है, तो मतलब जो समवर्ती सूची का मतलब यही है कि जिसमें सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भी काम करे और स्टेट लेवल की। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी मामले या कानून में या शिक्षा के मामले में आप देख लो, तो उस मामले में कहीं स्कूल खोलना हो या कॉलेजेस खोलना हो, तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार राजी हो, पर जो राज्य सरकार है वो राजी ना हो, उसके भी अलग अलग मत हो, अपने पक्ष हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस एरिया में नहीं करना चाहिए। तो इस मामले में क्या होगा? जब दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी? उस टाइम पर सिर्फ सेंटर की सुनी जाएगी, यानी जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसकी सुनी जाएगी, क्योंकि जो हमारे संविधान में सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। फिर है अवशिष्ट शक्तियाँ। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? क्योंकि मैं तो आपको 3 शक्ति सूचियों के बारे में बता रही थी, केंद्र सूची है और राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। 3 सूचियों के बारे में बताया, लेकिन अवशिष्ट सूची क्या है उसके बारे में बताती हूँ। ये अवशिष्ट जो सूची है इसमें बताया गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो जीवंत है, और हमारा संविधान लचीला भी है और वहाँ कठोर भी है, यानी कि समय की स्थिति के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि ऐसे मामले आ जाते हैं जो पहले ना हो। 3 सूची जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बना रखी है, तो उस टाइम जो मामले थे उसमें बता रखे हैं, लेकिन जो अब का नया समय है उस टाइम भी नए विषय उभर के आए हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो साइबर कानून, जैसे साइबर क्राइम ले सकते हो, जैसे कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैकिंग के मामले हो गए। तो ऐसे जो फैसले थे या वैसे विषय थे जो वो पहले के टाइम में नहीं होते थे, इंटरनेट से जुड़े हुए हो गए, तो वो चीज़ें अब के दौर में आनी स्टार्ट हुई है। तो संविधान में क्या किया गया है? वो अवशिष्ट शक्तियाँ लेके आए हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। क्या है शक्तियाँ? इनमें वह सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है, यानी कि ये सूची में नहीं आते। जब हम टाइप्स ऑफ सूची पढ़ते हैं या सूची कितने प्रकार की होती है, तो 3 तरह की है, तो वो सिर्फ 3 ही है। इसकी चौथी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, इसे अवशिष्ट मान रखा है, अलग मान रखा है। शक्तियाँ इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है। साइबर कानून, यानी कि जो भी इंटरनेट से जुड़े हैकिंग होते हैं या फिर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, इन विषयों पर केंद्रीय विधायिका का ही कानून बना सकता है। अब आप देखेंगे कि 3 सूची है, ठीक है, यानी संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती भी है। आप देखो केंद्र सूची में जो बड़े बड़े मामले हैं, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा के मामले में सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का क्या है? अधिकार है। और जो राज्य पे देखते हैं तो हम स्टेट लेवल की, पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर रही है। वही समवर्ती सूची में क्या देखा गया कि दोनों सरकार बना सकती है, उसमें
कानून, लेकिन ज़्यादा किसकी चलेगी, उसमें भी सेंट्रल लेवल की चलेगी। और जब हम इसमें देखते हैं अवशेष शक्तियों में देखते हैं तो इसमें भी किसकी ज़्यादा भूमिका है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका नहीं है, इसमें है केंद्रीय विधायक, यानी केंद्र सरकार की केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं पे ही फिनिश होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।